हेलो बच्चों, मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से। आपके जो सेकंड पेपर है बॉटनी का, उसकी सेकंड यूनिट हम कर रहे थे, जिसमें कल के वीडियो में हमने एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी स्टार्ट की है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो उस वीडियो में हमने जो टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री है, इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी वो क्या थी, उस पे हम चर्चा कर रहे थे कि हम ये पढ़ रहे थे कि पादपों की स्टार्टिंग में मानव जाति ने उसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन यानी कि पहचान और नामकरण या वर्गीकरण किस प्रकार से किया, वो हम देख रहे थे कि जो आदि मानव है और अब तक उनके विकास का क्रम क्या रहा है, कौन कौन से पीरियड्स इसमें इन्वॉल्व है, और जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस पे बेस्ड है। हमने क्लासिफिकेशन का सिस्टम देखा था कि जो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है उनके डिवाइडेशंस क्या क्या हैं। जैसे कि हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड कंप्यूटर बेस्ड फाइलेटिक सिस्टम। तो बच्चों, हम जो क्लासिफिकेशन के जो नेचुरल सिस्टम है वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम आगे के जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड फाइलेटिक सिस्टम है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी कि क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी पे किस प्रकार से बेस्ड होता है, कि जिसमें केवल पौधे की बाह्य आकारिकी को देखकर ही, उसका रूप रंग देखकर ही पता लगाया जाता है या पहचाना जाता है, क्योंकि तब तक किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट का कोई इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, नहीं डेवलप हुए थे। तो केवल पौधों की बाह्य आकारिकी को देखकर ही उसका पता लगाया जाता था, उसको पहचाना जाता था। उसके बाद फिर जब लिटरेसी पीरियड आया, अर्ली लिटरेसी पीरियड, तो कई साइंटिस्ट थे, उन्होंने पौधों के जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके मतलब पेटल्स, सेपल्स, ओवरी, इन सब को देख कर के पौधों की पहचान और क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया कि इन आधार पर हम पौधों को पहचान सकते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पहचान सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से थियोफ्रास्टस थे। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो केएस प्लिनियस कैंडस, कई साइंटिस्ट ऐसे थे इसी सीरीज़ में, उन्होंने पौधों के फ्लोरल पार्ट्स और बाकी कई प्रकार के ग्रंथ भी लिखे। तो हमने इन सब की चर्चा की थी। उसके बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में लगभग 5वीं से 15वीं शताब्दी तक कोई इन्वेंशन नहीं हुआ बॉटनी के फील्ड में। तो ये बताया गया था आपको कि इसीलिए इसको डार्क पीरियड के नाम से जाना जाता है, मध्यकाल को। उसके बाद आया पुनर्जागरण काल या रेनेसेंस पीरियड। तो हमने ये बताया था कि उसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे जो एंड्रिया सीजल पाइनो है, जोचिन जंग है, जॉन रे है, जेपी डी टर्नफोर्ट है, ये इत्यादि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पीरियड में बहुत सारे अपनी इन्वेंशंस के द्वारा बहुत सारी उपलब्धियाँ बॉटनी में गिनाई। यानी कि उनके कई प्रकार के ग्रंथ थे, कई प्रकार के इन्होंने स्टडीज़ थी जिनके आधार पे इन्होंने पादपों की पहचान में वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की। फिर उसके बाद था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स के पौधों के पुष्पीय यानी कि पुष्प को देख करके अंदाज़ा लगाना, उनकी पहचान और वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की। उसमें मेन मुख्य रूप से योगदान था कैरोलस लिनियस को, जिनको टैक्सोनॉमी का फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी का जनक भी कहा जाता है, पादप वर्गीकी का जनक कहा जाता है। और इनका जो वर्गीकरण है वो कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है, क्योंकि यह नर व मादा जननांगों पर आधारित था।
और इसमें उन्होंने बताया था कि इसमें निकट के पादप दूरी पर और असंबंधित वर्ग जो होते थे ना, अनरिलेटेड टैक्सा, एक समूह में व्यवस्थित हो गए और इसी को ही अपनाया जाता रहा जो लिनियस ने दिया था। फिर था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जो डी कैंडोली फैमिली है, जिसमें कि पूरी फैमिली ही साइंटिस्ट थी, बॉटनिस्ट थी, ऑगस्टिन पायरेमो डी कैंडोले, अल्फांसो डी कैंडोले तथा एन ए कैसिमर पायरम डी कैंडोले, इन्होंने ही मिलकर के कई प्रकार की स्टडीज़ करी इसी प्लांट टैक्सोनॉमी में। तो इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द प्रतिपादित किया। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है कैंडोली फैमिली को ही जाता है, इसका क्रेडिट जो है। उन्होंने वस्कुलर टिश्यूज़, फूल विन्यास, बीजपत्र, विभिन्न पुष्प चक्रों की पुष्प पर सापेक्षिक स्थिति इत्यादि लक्षणों पर विचार किया। इन्होंने अपना वर्गीकरण भी बताया, प्रस्तुत किया, जिसमें फर्न को एक बीजपत्री व अनावृत बीजी को द्विबीजपत्री के साथ सम्मिलित किया। फिर जो साइंटिस्ट है वो रॉबर्ट ब्राउन थे। इसी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रॉबर्ट ब्राउन का भी योगदान था। फिर स्टीफन एंडलिकर, फिर एडोल्फ ब्रोंगियार्ड, फिर जैसे कि सब नाम सुना ही होगा आपने, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जिनका कि क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे भी सही, ये हमारे सिलेबस में भी है। इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि इनका प्रकाशित हुआ था। अब हम ये सब क्लासिफिकेशन हुए, अब हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नामक पुस्तक, इसके साथ ही ये शुरुआत हो गई थी इसकी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम यानी कि जातिवृत्तीय पद्धतियाँ। इसमें क्या होता है बच्चों कि जातिवृत्तीय पद्धतियों से मतलब है कि हम विकास के हर चरणों को, हर स्टेप बाय स्टेप इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं। बाकी अब तक के जो क्लासिफिकेशंस थे उसमें क्या था कि कोई चीज़ हमको दिखाई दे रही है, हमने वो अडॉप्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने एक प्लांट नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की रचना कर दी। बट इस सिस्टम में ऐसा नहीं था। इस सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोग्रेस होती रही, क्या विकास होता रहा, उस आधार पे और को रिलेट कर करके आपस में एक कैरेक्टर को, एक जीनस को, एक फैमिली को आपस में को रिलेट करके उनके प्लांट नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया गया है। तो इसमें अब जैसे कि जातिवृत्तीय प्रक्रिया की पहचान से ही डी कैंडोली, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, डी कैंडोली फैमिली व बेंथम और हुकर जैसे वर्गीकरण महत्वपूर्ण इसमें नहीं रहे। मतलब पहली जब ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम जैसे ही उसमें आया, प्रकाशन में आया कि भाई ये लाइमलाइट में आया, तो फिर क्या हुआ कि हमने देखा था कि जो डी कैंडोलो ने और बेंथम और हुकर ने जो वर्गीकरण पद्धतियाँ थी वो एक निष्प्रभावी सी महसूस होने लगी, क्योंकि ये सबको बहुत प्रभावी लगी। तो इसमें क्या था, एक तो ट्रांजिशनल सिस्टम था, क्योंकि इनसे पूर्व के वर्गीकरण पद्धतियाँ प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित थी। उसके बाद जातिवृत्तीय मत प्रचलित हुए, संक्रमणकालीन पद्धतियाँ, वास्तविक जातिवृत्तीय पद्धतियाँ नहीं थी। प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण को ही उपलब्ध जातिवृत्तीय सिद्धांतों के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया और उनमें और भी पद्धतियाँ ऐड की गई, जैसे कि जो साइंटिस्ट थे A.W. आइकलर, जो कि 1939 से 1887 तक रहे। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1875 में प्लांट की मॉर्फोलॉजी उस पर स्टडी की। उसके बाद उन्होंने सिलेबस डर वॉर्ली सुजन सन 1903 में प्रकाशित की। इस पद्धति में उन्होंने पादप जगत को क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी व फेनरोगैमी को जिम्नोस्पर्मी व एंजियोस्पर्मी को पुनः द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री में विभाजित किया, यानी कि डाइकोटिलिडन्स व मोनोकोटिलिडन्स। द्विबीजपत्री को भी इन्होंने कॉरिपिटेली तथा सिम्पटेली में डिवाइड कर दिया।
मोनोक्लेमाइडी और उनके वर्गीकरण में नहीं था और उसमें पाए जाने वाले पादपों को उन्होंने द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री कुलों के साथ वर्गीकृत किया। तो ये तो काम किया था A.W. आइकलर ने। और उसके बाद एडोल्फ एंगलर नाम आपने सुना होगा और कार्ल पेंटल, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने मिलकर आइकलर की पद्धति को लेकर संपूर्ण पादप जगत पर डाई नेचुरलाइकन प्लैंजन फैमिलियन नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने प्रस्तुत की। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ये। इन्होंने बीज पादपों को जिम्नोस्पर्मी व एंजियोस्पर्मी को अगेन एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में विभाजित किया। द्विबीजपत्री को दो उपवर्ग सब क्लास में बांटा, जिसमें पेटल्स एब्सेंट तथा उपस्थित होने पर आर्किक्लेमाइडी तथा पेटल्स फ्यूज होने पर मेटाक्लेमाइडी नाम दिया गया। यह पद्धति जैविक विकास के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बाद डेवलप हुई है। यानी कि तब तक प्लांट को ऐसा नहीं था जो दिख रहा है उसको बना लो, इसमें उन्होंने पूरी इंटर रिलेशनशिप आपस में पूरी पद्धति को जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जैविक विकास के सिद्धांत के आधार पर ये मान्यता प्रस्तुत की। अब उन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स भी इसके थे, जैसे कि उन्होंने एमेंटिफेरी को द्विबीजपत्री का आद्य समूह माना, जबकि विकासीय दृष्टि से बहुत ही रिड्यूस्ड समूह था, न कि बहुत प्रिमिटिव था। और एक बीजपत्री प्रिमिटिव पादप नहीं थे लेकिन अधिक विकसित पादप थे, जबकि अधिक विकसित थे। मोनोकोटिलीडन को मोस्ट डेवलप्ड अभी तक डाइकोटिलीडन से डेवलप माना है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, एंगलर ने इन्होंने क्या किया था कि जो मोनोकोटिलीडन्स है उनको आद्य पादप में गिना। बाह्य दल व दल सेपल एंड पेटल युक्त परिदल पर्यंत युक्त पुष्पों से आद्य है, जबकि एंगलर ने विकसित माना था। तो वो जो कंडीशन है वो प्रिमिटिव है, आद्य है, पुरानी है। और जो ये कंडीशन का नहीं होना मतलब कि फ्री होना, ये है एडवांस कंडीशन। फिर जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो पद्धतियां हैं जो जातिवृत्तीय सिद्धांतों पर प्रकाश डालती थी। उसके बाद जातिवृत्त पद्धतियाँ विकसित हुई जो बाद में पादपों के विकासीय महत्व के वर्गीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। उन्हीं को ही माना, इन्हीं के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ। फिर जो साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट आए वो थे चार्ल्स एडवर्ड बेसे। बेसे ने जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने जातिवृत्तीय या फाइलोजेनेटिक वर्ग की सहायता से आवृत बीजी पादपों में मौजूद आद्य एवं विकसित गुणों की पहचान करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए उनमें विद्यमान अनेक गुणों की व्याख्या की, जिनके आधार पर आज प्रिमिटिव व एडवांस्ड गुणों को प्रस्तुत किया जा सकता है। और फिर उसके बाद कई साइंटिस्ट ने माना कि आवृत बीजियों की उत्पत्ति जो ओरिजिन है वो मोनोफाइलेटिक है, जो साइकेडोफाइटा से हुई है। इन्होंने रेनल्ड्स को द्विबीजपत्री व एलिस मेटल्स को एक बीजपत्री पादपों में आद्य माना। बेसे के चित्र जो कैक्टस के समान थे, अतः बेसेइन कैक्टस कहलाते हैं। इस चित्र में उन्होंने आद्य पादपों को आधारी भाग में तथा विकसित समूह को ऊपरी भाग में शो किया है। बेसे ने पुष्प की उत्पत्ति के लिए स्ट्रोबाइलस थ्योरी को माना, यानी कि स्ट्रोबाइलस वादवीव सिद्धांत थ्योरी को माना, जिसमें उन्होंने पुष्प को एक कायिक प्ररोह माना जिस पर सर्पिल क्रम में फिलोम्स व्यवस्थित थे। कुछ बंध्य पर्यंत यानी कि स्टेराइल जो पर्यंत है तथा उर्वर फर्टाइल जो स्टेमन्स थे वो जायंग में रूपांतरित हो गए। उन्होंने आवृत बीजियों के विकास की दो दिशाएं निर्धारित की, जो क्रमशः रेनेलियन तथा रोजेलियन दिशाएं थी, रेनेलियंस एंड रोजेलियन। फिर जो साइंटिस्ट आए वो जॉन हचिंसन थे या हचिंसन थे, आप सबने नाम सुना ही है इसका। हचिंसन रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के ब्रिटिश वानस्पतिक थे, बॉटनिस्ट थे। उन्होंने कई सालों तक शोध करके द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 1973 में प्रकाशित करी इनकी
इस पद्धति में पुष्पीय पादपों के 420 कुलों का वर्णन सम्मिलित है। इन्होंने द्विबीजपत्री पादपों को आद्य मानते हुए उन्हें लिग्नोसी व हर्बेसी में विभक्त किया, यानी कि डिवाइड किया। उनके अनुसार मैग्नोलियलिस सबसे आद्य पादप थे। लाइमन बेंसन जो है साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट, इन्होंने आगे पादप का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें द्विबीजपत्री पादपों को 5 समूहों में विभाजित किया, जैसे थैलेमीफ्लोरी, कोरीफ्लोरी, कोरोलीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, ओवरीफ्लोरी एंड अमेंटिफरी। एक बीजपत्री पादप को 13 या 13 ऑर्डर्स में यानी कि गणों में विभाजित किया उन्होंने। फिर अब हम देखते हैं कॉन्टेम्प्रेरी फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स, यानी कि उस वक्त समकालीन जातिवृत्ति पद्धतियाँ क्या रही होगी, उसको हम नज़र डालते हैं कि वो क्या रही होगी। तख्ताजन, क्रोंक्विस्ट, थॉर्न एंड डॉलग्रीन, ये जो बॉटनिस्ट थे, इन्होंने फेनेटिक जानकारी पर आधारित इस पद्धति को प्रस्तुत किया। सबसे प्रमुख गुण उन्होंने क्लैडिस्टिक अथवा फेनेटिक संबंधों को माना। इस संबंधों को ज्ञात करने के लिए उन्होंने अत्याधुनिक जीवाश्मी वानस्पतिक विज्ञान, पादप रसायन विज्ञान, परत संरचनाओं से प्राप्त आंकड़ों, आधुनिक तकनीकों एवं संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस की मदद ली तथा अपने जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किए। मतलब अब हम देखें कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बाद कौन सा सिस्टम, फाइलेक्टिक सिस्टम। एक फाइलेटिक सिस्टम यानी कि अभी का जो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो डेवलप हो गया था। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग जो ब्रांचेज है बॉटनी की, उन्होंने जीवाश्मीय वनस्पतिक विज्ञान, पादप रसायन विज्ञान यानी बायोकेमिकल साइंस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर से सारे डेटा संकलित किए, कलेक्ट किए। फिर आधुनिक तकनीक तब तक डेवलप हो चुकी थी, उन तकनीकों के द्वारा एवं संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस की मदद से अपने जातिवृत्तीय यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में एक थे आर्थर क्रोंक्विस्ट, एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1957 में अपना पादप वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने द्विबीजपत्री पादपों को 6 व एक बीजपत्री पादपों को 5 उपवर्गों सब क्लासेस में विभाजित किया। इसके बाद भी कई साइंटिस्ट आए। तख्ताजन के वर्गीकरण पर ये आधारित है कि ये वर्गीकरण आवृत बीजी पादपों के विभाग में मैग्नोलियोफाइटा को अगेन मैग्नोलियोप्सिडा जिसमें द्विबीजपत्री पादपों को व्यवस्थित किया तथा एक बीजपत्री पादपों को लिलियोप्सिडा में रखा गया, दोनों के अंतर्गत रखा गया। द्विबीजपत्रों को 64 गण यानी ऑर्डर्स व 318 कुलों में तथा एक बीजपत्री पादपों को 19 गणों में पुनः विभाजित किया गया। फिर जो आर्मर तख्ताजन थे साइंटिस्ट, ये रशियन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले पुष्पीय पादपों पर अपना शोध प्रकाशित किया। उन्होंने आवृत बीजी पादपों को मैग्नोलियोफाइटा के अंतर्गत रखकर उनमें मैग्नोलियोप्सिडा व एक बीजपत्री पादप को लिलियोप्सिडा में विभाजित किया। तख्ताजन ने सब ऑर्डर्स को एनी से समाप्त किया। उन्होंने फाइलोग्राम प्रस्तुत किए जिसमें विभिन्न समूह के आपसी संबंधों को विभिन्न आकार के बबल डायग्राम द्वारा प्रस्तुत किया गया। तख्ताजन ने पादपों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए क्लैडिस्टिक विधि को अधिक महत्व दिया। यह एक ऐसी विधि है जो जातिवृत्तीय आंकड़ों का वास्तविक रूप में विश्लेषण करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि टैक्सीमेट्रिक्स में फेनेटिक रूप से आंकड़ों का विश्लेषण होता है, क्लैडिस्टिक विश्लेषण में फिनोग्राम की अपेक्षा क्लैडोग्राम बनते हैं। फिनोग्राम एंड क्लैडोग्राम दोनों ही फाइलोग्राम कहलाते हैं, जो कि विभिन्न वर्गकों या टैक्सा के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। पादपों को समूह में व्यवस्थित करने में उन्होंने फेनेटिक संबंधों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना।
इन्होंने प्रमुख समूह के बीच में समानताएं देखने के लिए गुब्बारे जैसे बबल को चित्र के रूप में फाइलोग्राम प्रस्तुत किए। फिर जो साइंटिस्ट आए वो थे रॉबर्ट थॉर्न। ये अमेरिकन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने पादप वर्गीकरण में रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने आवृतबीजी को एक क्लास मानकर उसको 2 सब क्लासेस द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री में विभाजित किया। सबसे पहले उन्होंने तख्ताजन के सब ऑर्डर के एनी के स्थान पर फ्लोरी का उपयोग किया, लेकिन 1992 में उन्होंने एनी अपना वापस से एनी के रूप में लगाने लगे। उन्होंने जो चित्र प्रस्तुत किए उन्होंने थॉर्न चित्र या थॉर्नी चित्र कहा जाता है, टॉर्नी डायग्राम कहा जाता है। फिर थे रॉल्फ डाहलग्रीन। यह डेनिश वानस्पतिक शास्त्री थे। इन्होंने संरचनात्मक भ्रूण विज्ञान व पादप रसायन विज्ञान को भी वर्गीकरण करते समय महत्व दिया। डाहलग्रीन ने 1975 व 1983 तक विभिन्न वर्गीकरण व उनके संशोधित रूप प्रस्तुत किए। उन्होंने मैग्नोलियोप्सिडा के स्थान पर मैग्नोलिडी व लिलिडी का उपयोग किया। उन्होंने गुणों के विभिन्न समूह में वितरण को मानचित्र यानी कि मैपिंग ऑफ कैरेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस ग्रुप्स द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें जिसे जाति व्यक्ति वृक्ष कहा जाता है। फिर आए साइंटिस्ट ब्रीमर एंड वान टॉर्प। इन्होंने क्लैडिस्टिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस वर्गीकरण में बीज पादपों को वर्ग पिनेटी में रखकर आवृत बीजी पादपों को इसके उपवर्ग मैग्नोलिडी में रखा गया। तो बच्चों, ये तो थी हमारी क्लासिफिकेशन की पद्धतियाँ कि साइंटिस्ट ने कौन कौन सी पद्धतियों पे काम कर रहे थे, इन्होंने कौन कौन सी पद्धतियाँ निकाली थी। अब बच्चों, आगे जो वीडियो है हम इसके टैक्सोनॉमी के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।